तो हरियाणा के पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पहले आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की आत्महत्या और अब एएसआई संदीप लाठर का सुसाइड। इन दोनों मौतों से खाकी पर बड़ा दाग लगा है, क्योंकि दोनों ही मौतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उनका कनेक्शन है जो अब बेदाग खाकी को सवालों के घेरे में लाई है। सवाल करने वाली बात यह है कि सुसाइड नोट पर जो कुछ लिखा है वो एक दूसरे से उल्टा है। बड़ा सवाल यह भी है कि सच किसके साथ है, किसका सच सही है, जो आईपीएस अधिकारी पूरन सिंह ने लिखा था या फिर एएसआई संदीप लाठर ने। इन अनसुलझे मामले की पड़ताल आज हम करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने देश के 4 बड़े पूर्व डीजीपी को आमंत्रित किया है। तो चलिए करते हैं पड़ताल कि आखिर डबल सुसाइड की मिस्ट्री क्या है, इसकी केस हिस्ट्री क्या है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमोद कंठ, पूर्व डीजीपी हैं गोवा और अरुणाचल प्रदेश के, निर्मल कौर, पूर्व डीजीपी झारखंड, आलोक लाल, पूर्व डीजीपी उत्तराखंड, विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। आप सभी लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। ये एक ऐसे 2 मामले हैं इस वक्त देश के सामने जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल बने हुए हैं। विक्रम सिंह जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, पहले आईपीएस अधिकारी का सुसाइड और उसके बाद अब कल ये दूसरा सुसाइड, ठीक उलट है। जो बात एक कह रहा हो तो उसके ठीक अलग दूसरा कह रहा है। पहली नजर में किस तरह का मामला आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, मामला बिल्कुल साफ है, किसी तरह की कोई संशय कोई बात नहीं है। 2 सुसाइड, दोनों में आरोप और प्रत्यारोप, और दोनों के पीछे एक घटना होती है। 6 अक्टूबर को जिला रोहतक में एक एफआईआर की जाती है, और उसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत, क्योंकि हम इसको इन टोटलिटी अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो दोनों प्रकरणों में जो भी आरोप लगाए गए हैं और प्रत्यारोप लगाए गए हैं और जो एफआईआर 6 को लिखी गई है, उनका पूरा समावेश करके इसको देखना पड़ेगा। कोई भी मृत्यु किसी से 19 या 20 नहीं होती, सभी मृत्यु बराबर है, दर्दनाक है, खौफनाक है और संवेदना का पात्र है दोनों परिवार। अब इसके आगे मैं आपसे ये बताऊंगा, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं, ये अवधारणा कानून की है कि मरने वाला झूठ नहीं बोलता है। लेकिन इसको भी देखना होगा कि पूरे जो आरोप लगाए गए, क्योंकि एक दूसरे में काफी विरोधाभास भी है, इसलिए सच्चाई तक पहुंचने के लिए इस पूरी कड़ी में जाकर के, गहराई में जाकर के, अगर वाई कुमार साहब ने यह कहा है कि उनके साथ भेदभाव हुआ था, किसी तरह का उत्पीड़न हुआ था, उसकी जांच होनी चाहिए। संदीप एएसआई ने अगर यह कहा है कि उसके साथ भी उत्पीड़न और आरोप लगाए हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और सच्चाई में बड़ी ताकत होती है, और एक अच्छी एसआईटी जिसने की फॉरेंसिक, बैलिस्टिक और तमाम एग्जामिनेशन का सहायता लेकर के करेगी, सच्चाई आपके सामने आ सकती है। मैं उम्मीद करता हूं हरियाणा सरकार और पुलिस निराश नहीं करेगी, प्रभावी, निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था करेगी। जी अमोद जी, आप चारों इस तरह के मामले की जांच के लिए आप लोगों ने अपने करियर में ऐसे इस तरह के मामले देखे भी होंगे, लेकिन अपने आप में ये अनूठा मामला भी है। 2 सुसाइड्स, 2 पुलिस कर्मियों के सुसाइड, एक ऑफिसर है, एक एएसआई है, दोनों के कनेक्शन है। तमाम बातें सामने आ रही हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि जो सुसाइड नोट में, दोनों के सुसाइड नोट में जो बातें कही गई हैं वो असली नहीं है। उसमें बहुत सारी परतें हैं और इन्हीं परतों को अब एसआईटी टीम को, जांच टीम को अब खोलना होगा। अमोद जी, नहीं, देखिए, पहली चीज है कि ये इन्वेस्टिगेशन, मेरा विचार है कि सीबीआई को करना चाहिए, और शायद सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन देने का फैसला भी हो चुका है। कारण ये कि हरियाणा पुलिस के अंदर जो परेशानियां हैं, हरियाणा पुलिस में जो एक पूरी चर्निंग चल रही है, उससे बाहर ही कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये इन्वेस्टिगेशन जो है, अब पहले आप शुरू कीजिए कि पूरन कुमार ने सुसाइड कर लिया। पूरन कुमार के सुसाइड के पीछे बहुत लंबी कहानी है। हो सकता है जो कुछ उन्होंने लिखा है अपने सुसाइड नोट में, जो एक फाइनल रिपोर्ट की हैसियत से, जो पुलिस में इस्तेमाल किया जाता है इस शब्द का, उसकी हैसियत से उन्होंने बहुत लंबी एक बात लिख दी। उसकी इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, उसका क्या इन्वेस्टिगेशन का बैकग्राउंड है, क्या तमाम बातें हुई हैं, क्या परेशानियां हुई पूरन कुमार को जिसके लेके सुसाइड किया। अब जो नया एंगल हो गया एएसआई संदीप लाठर, अब ये सही है, विक्रम मेरे मित्र सही कह रहे हैं कि दोनों इक्वल लेवल पे हैं। संदीप लाठर ने भी सुसाइड कर लिया, ये अजीब सी बात है। और संदीप लाठर के सुसाइड के अलावा जो अभी न्यूज़पेपर मैं देख रहा हूँ आज, कि संदीप कह के मरे हैं कि इन्होंने भी एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया जैसा पुलिस में किया जाता है, और किसी कांस्टेबल को इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, जो कांस्टेबल है वो कनेक्टेड था पूरन कुमार के साथ, और इन्होंने पूरन कुमार के खिलाफ बहुत लंबी चौड़ी शिकायत की है, उनके करप्शन के बारे में लिखा है, ऐसा मालूम हो रहा है। सच्चाई का मुझे नहीं पता है। और वो शत्रुजीत कुमार जो डीजीपी हरियाणा के, उनको सपोर्ट कर रहे हैं।
और ये रोहतक का ये पुलिस ऑफिसर है एएसआई, जहां के एसपी को हटा दिया गया है। तो मेरा ये कहना है कि ये तमाम जांच को, सच्चाई को मालूम करना बहुत जरूरी है। जब तक कि आप सच्चाई को मालूम नहीं करेंगे तब तक इसमें कोई फैसला आप नहीं कर सकते हैं। एक बात स्पष्ट है कि हरियाणा पुलिस में कहीं ना कहीं बुनियादी समस्याएं हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर सुसाइड कर लेता है, एक एएसआई सुसाइड इसलिए कर लेता है कि उसकी शमूलियत है उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर और वो कुछ काम कर रहा है, उसको परेशानी हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि ये तमाम लोगों को इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लाना पड़ेगा, न्यूट्रल स्टैंड लेना पड़ेगा, एकदम अलग होना आप पड़ेगा। कह रहे हैं कि इस बीच जो आप बात कह रहे हैं अमोद जी कि इसकी जो जांच है वो सीबीआई को करनी चाहिए, राज्य पुलिस से बाहर का मामला अब ये बनता है, क्योंकि एक निष्पक्ष जांच तभी हो पाएगी। निर्मल जी और आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी। इस खबर से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण अपडेट इस वक्त आ रहा है। आईपीएस अधिकारी पूरन के सुसाइड मामले में ताजा अपडेट ये है कि पूरन कुमार का पोस्टमार्टम हो रहा है। चंडीगढ़ पीजीआई में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हो रही है। एसडीएम और एसआईटी की निगरानी में यह पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों का स्पेशल पैनल बनाया गया है जो ये पोस्टमार्टम कर रहा है। और निर्मल जी, परिवार लगातार बना हुआ है। जो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में पूरन कुमार ने लिखा, उनकी पत्नी लगातार कह रही हैं कि जो मानसिक प्रताड़ना, जो जातिगत भेदभाव हुआ उनके करियर में, ये उन्होंने भी देखा। उनकी पत्नी जो खुद एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, तो तमाम जो आरोप है उनके सुसाइड नोट में, ये बहुत सारे पहलुओं को खोलते हैं जो आप लोगों ने भी देखा होगा शायद अपने करियर स्पैन में, कि किस तरह से जातिगत भेदभाव, मानसिक प्रताड़ना हर लेवल पर होती है, सीनियर हो या जूनियर। जी बिल्कुल, आप जो कह रही हैं उसमें बात है कि दो पहलू है घटना के। जो एक सुसाइड अगर आप माने पूरन कुमार का, जो एक वरीय पुलिस पदाधिकारी एडीजी से गए, और एक बहुत ही कनीय पदाधिकारी, बहुत ही जूनियर, अद्धा सा एक स्टार कंधे पे लगाने वाला पदाधिकारी संदीप है। पर आप संदीप के काम को या संदीप की मौत को किसी भी तरह पूरन कुमार की मौत से कमतर नहीं आंक सकते। अगर परिवार उसका व्यथित है, उनकी पत्नी शायद आर्टिकुलेट हो, आईएएस ऑफिसर है, बोलने में अच्छी हो। आप देख रहे हैं संदीप की जो भाषा भी हम लोग सुन रहे हैं, जो उसके वीडियो नोट पे थोड़ी देहाती टाइप की, शायद पत्नी पढ़ी लिखी ना हो या उतनी आर्टिकुलेट ना हो या उनकी इतनी पहुंच ना हो कि टीवी पे या मीडिया के सामने आके कुछ कहें। तो परिवार तो दोनों ही व्यथित हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी का आदमी जाता है तो व्यथित रहता है, परंतु हमें तो मामले की तह तक पहुंचना है कि कौन सच बोल रहा है। डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स देख सकते हैं आप। करप्शन के चार्जेस का सबसे अच्छा एक तरीका है कि किसके पास क्या एसेट्स है। अगर वो सच में करप्ट थे तो उनके जो एसेट्स रहे होंगे या संपत्तियां हैं, नामी बेनामी जैसी भी हैं, वो जरूर उनके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है या आईटीआर से बहुत ज्यादा होंगी। तो ये भी देखा जा सकता है। तो इसे सुसाइड से तो बहुत ही डिटेल्ड आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, और ये नहीं हो सकता कि क्योंकि वो एडीजी थे उनकी सुसाइड की जांच सीबीआई करे या कोई बड़ी जांच बड़े हाईकोर्ट के जज करे, और ये बेचारा क्योंकि एएसआई था इसकी जांच को स्थानीय छोटी मोटी कोई एसआईटी बनाए। दोनों एक ही घटना के दो पहलू हैं, और जो जांच करे दोनों एक कंबाइंड, दोनों सुसाइड्स के, बिकॉज देयर द सीक्वेंस इज द सेम, इवेंट इज द सेम, वही घटना है, एक ही घटना है जिसके बारे में जांच कर रहे हैं। तो जो भी अथॉरिटी जांच करे वो दोनों को कंबाइन करके साथ साथ करे, ताकि दूध का दूध, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये नहीं आप कह सकते कि ये कनीय पदाधिकारी है तो इसलिए इसका महत्व कम है, या इसके सुसाइड का महत्व कम है, या इसके सुसाइड नोट का कम है, या इसकी जो वैधता है इसकी बातों की वो कम है। ये आप इसमें आप हिराकी और रैंक नहीं पुल कर सकते। यू कैन नॉट पुल रैंक हियर। तो दोनों की बातें इन्वेस्टिगेशन में आए, अनुसंधान में आए, दोनों के बारे में पता लगे, और दूध का दूध पानी का पानी। तो आप अगर एसेट्स भी देख लेंगे दोनों के, और डेफिनेटली जहां तक सामाजिक स्टैंडिंग की बात है या आर्थिक पहलू है, पूरन कुमार का परिवार निश्चित, उनकी पत्नी आईएएस में है, वो खुद भी आईपीएस में रहे, और व्यथा दोनों की बराबर है, मैं व्यथा बनी जा रही। परंतु जहां तक इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है, उनके भाई एमएलए हैं, उनकी भाभी आईपीएस ऑफिसर है, उनके पिताजी आईआरएस ऑफिसर है, एक वरीय। तो आप कह रही निर्मल जी कि दोनों मामलों को जोड़कर जांच आगे बढ़े और एक निष्पक्ष जांच हो, और एसेट्स दोनों पक्षों का देखा जाए, तो आखिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। आलोक जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। पोस्टमार्टम के बाद आईपीएस अधिकारी का अंतिम संस्कार होगा, ये खबर अब आ रही है। शाम 4 बजे पूरन कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो ये इस बीच जिस तरह से परिवार अड़ा हुआ था कि जांच जब तक आगे नहीं बनती, निष्पक्ष जांच नहीं होती, तब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा। अब पोस्टमार्टम के बाद खबर आ रही है कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा।
आलोक जी, एक पक्ष तो रहा मानसिक प्रताड़ना का, जातिगत भेदभाव का, जो आईपीएस अधिकारी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा। दूसरा है एएसआई का सुसाइड वीडियो नोट की तरह जो आया है, उसमें यह है कि जो जाल है भ्रष्टाचार का वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है और पुलिस में फैला हुआ है। हरियाणा पुलिस की कई परतें हैं भ्रष्टाचार की, करोड़ों का मामला ये बताया जा रहा है। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी। मुकेश, हमारे जो सहयोगी हैं वो जुड़ गए हैं इस अंतिम संस्कार को लेकर। जो खबर आ रही है कि पोस्टमार्टम के बाद अब आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार का अंतिम संस्कार आज शाम को कर दिया जाएगा। और क्या अपडेट मुकेश, हमारे साथ 4 डीजीपी जो फॉर्मर डीजीपीज हैं वो लगातार बने हुए हैं, मेहमान हैं हमारे इस वक्त, लेकिन आप इस वक्त क्या बता पा रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर चंडीगढ़ में पीजीआई में अभी वाई पूरन कुमार का जो पोस्टमार्टम है वो चल रहा है। डॉक्टरों का एक पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है और पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी हो रही है। हालांकि काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी चूंकि मामला बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए डॉक्टरों का पैनल जो है लगातार जो पोस्टमार्टम है वो कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जो वाई पूरन कुमार के घर वाले हैं वो तैयार हो गए हैं उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, और आज सुबह ही उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए हामी भरी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 8 दिन तक ये पोस्टमार्टम नहीं हो पाया और चंडीगढ़ पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अगर ये पोस्टमार्टम और लेट होता तो इसमें जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं उनको नुकसान हो सकता था। इसके साथ ही जो वाई पूरन कुमार की पत्नी हैं उन्होंने अब तक वो जो आईपैड नहीं दिया है, जिस आईपैड में वाई पूरन कुमार ने अपना सुसाइड नोट टाइप किया था, उसको ड्राफ्ट किया था, और उसी आईपैड से उन्होंने कई लोगों को वो जो सुसाइड नोट है वो भेजा था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पोस्टमार्टम होगा उससे ये साफ होगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, मौत किन कारणों से हुई। क्योंकि अभी तक तो जानकारी ये मिली है कि गोली लगने से मौत हुई, लेकिन उस दिन यानी कि 7 अक्टूबर को क्या कुछ हुआ होगा उसकी बहुत सारी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलेगी। इसके साथ ही जो चंडीगढ़ पुलिस है वो बहुत जी, तो आप कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के होने के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। इस बीच जो जांच के अधिकारी हैं उनके जो आईपैड मांग रहे हैं, लैपटॉप मांग रहे हैं, वो अभी परिवार ने हैंड ओवर नहीं किया है। आलोक जी, जो बात मैं आपसे पूछ रही थी इस खबर से पहले, एक तरफ मानसिक प्रताड़ना, एक तरफ जातिगत भेदभाव का आरोप लग रहा है, तो एएसआई संदीप ने भ्रष्टाचार का जो जाल है हरियाणा पुलिस में उसको उजागर किया है अपने सुसाइड नोट में। इस जाल को लेकर भी इसकी जो जड़ें होंगी वो वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ अधिकारियों में फैली होंगी। कितना मुश्किल होने वाला है ये जांच जो चलेगा। अब एसआईटी तो हालांकि एक सुसाइड की जांच करी है, लेकिन अब दोनों मामलों को जोड़ना होगा। हमारे 2 पुलिस के साथी चले गए और उन्होंने आत्महत्या की। इसको बहुत ही गहराई से जांच करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों तरफ से जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी लिखा गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है पूरे पुलिस परिवार के लिए, पूरे पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये जानना जरूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि बहुत से पुलिस अधिकारी सुसाइड कर रहे हैं। इस केस में इन दोनों अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि एक ट्रेंड है कि पुलिस में बहुत बड़ी संख्या में इस समय लोग सुसाइड कर रहे हैं। एक तो इसको देखना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि एक तरफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो जातिगत प्रताड़ना के आरोप जो हैं, उसके बारे में हरियाणा पुलिस की क्या अब तक की रेपुटेशन है ये देखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे जो लोगों ने बताया है वो ये है कि हरियाणा पुलिस में जो पोस्टिंग्स होती हैं ऑफिसर्स की, उसमें वहाँ के पॉलिटिशियंस का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल रहता है और लॉबीज बनी हुई हैं, और ज़्यादातर जातिगत आधार पर चुने जाते हैं लोग जो कि की पोस्टिंग्स में भेजे जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो उस प्रदेश में मेरा जानना यह है कि वहाँ पर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में पॉलिटिकल क्लाउट रखते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और उनके कहते हुए बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी हमारे वहाँ डीजीपी भी बने हैं और महत्वपूर्ण पदों पर भी गए हैं। तो पता नहीं कहाँ तक सही है कि पूरन कुमार जी के साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई है। दूसरी तरफ जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो ये पाता है कि पूरन कुमार जी के खिलाफ कुछ चार्जेस बन रहे थे
तो वो सुसाइड क्यों करता है, ये भी एक देखने की बात है कि अगर उसने चार्जेस ढूंढ लिए थे तो उसके लिए ज्यादा अच्छा कोर्स ये रहता कि उनके आधार पर वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देता। जी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें भी कोई पेच है। इन दोनों चीजों को गहराई से जांच करने के बाद ही पता चलेगा। और सीबीआई का आना बिल्कुल सही होगा, मैं सहमत हूँ विक्रम सिंह जी से और श्री दूसरे अमोद जी, अधिकारियों से अमोद कांत जी, कि जी, इसमें जी। सीबीआई का आना अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि ये दोनों सुसाइड एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और दोनों के सुसाइड नोट्स ठीक उलट हैं। विक्रम सिंह जी, जो बात आलोक जी कर रहे हैं कि सर्विस के दौरान जो जातिगत लॉबिंग होती है वो हर स्टेट में होती है, हरियाणा में ये अभी ज्यादा सामने आई क्योंकि ये 2 मामले अब हमारे सामने हैं। ऐसे में सर्विस के दौरान जब इस तरह की प्रताड़ना होती है, मानसिक एक तरह से चोट पहुंचाई जाती है, अब जाति को लेकर या फिर तमाम तरह की जो मानसिक प्रताड़ना होती है, तो उसको रिड्रेसल के लिए क्या सिस्टम पुलिस व्यवस्था के अंदर होता है कि अधिकारी हो बड़ा या छोटा वो जाए और अपनी बात रखे? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं अभी अपने सभी सम्मानित और विद्वान कर्मियों से मैं सहमति व्यक्त करते हुए मैं यही कहूंगा, आपको बड़ा प्रयास करना पड़ता है कि आपके पैर के नीचे घास उग जाए। आप अगर जरा सा भी जागरूक हैं, लोग कहते हैं कि चेहरा पढ़ने की सलाहियत आनी चाहिए पुलिस लीडरशिप को, और आपके पैनल पे सभी पुलिस लीडर्स हैं, और अनकहा को हम सुन ले और निशब्द को हम बिल्कुल उसका आभास हमें होना चाहिए। कहने की अगर जरूरत पड़ी तो मान के चलिए, कहा जाता है कि पुलिस अधिकारी माता पिता गुरु का समावेश होता तब होता है। अगर कहना पड़े तो भी एक प्रशासनिक चूक है, और अगर कहने के बाद भी ना हो तो एक अत्यंत आपत्तिजनक। इसका मतलब आपको मालूम नहीं मैनेजमेंट क्या होता है और फोर्स में जो ह्यूमन राइट्स की वैल्यू है उसका क्या है। अगर बच्चे को कहना पड़े कि मुझे भूख लगी है, मैं समझता हूं कि परिवार में कोई कमी है। और आपने रिड्रेसल की बात की, हर डीजीपी की अपनी व्यवस्था होती है। जैसे आमोद कंठ जी की है, ये माने जाते सबसे उदार आपका व्यक्तित्व माना जाता है। मुझे नहीं लगता है कि आमोद जी ने कभी कहा होगा तुम बिना परमिशन के मेरे पास कैसे आए। आलोक भी बहुत ही उदार हृदय के, निर्मल जी भी, ऐसा कोई कभी नहीं होगा कोई कांस्टेबल या अनुचर भी आ जाए, सफाई कर्मी आ जाए तो उससे कहेंगे तुमने अनुमति लिए कि नहीं लिए। हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले रहते थे और मैं उम्मीद करता हूं खुले, और अगर नहीं खुले हैं, आलोक जी की बात से मैं कहना चाहता था लेकिन उन्होंने मुझे, आलोक जी ने साहस दिया, धन्यवाद आलोक जी। ऐसा राज्य और उप संस्कृति ढूंढना मुश्किल है जहां जातीयता का तड़का ना हो। लेकिन अब इसका मैं विलोम कहना चाहता हूं, शायद उम्र में सबसे ज्यादा मैं ही हूं इसीलिए मैं थोड़ा संकोच कर रहा था। लेकिन अब मैं जो बात कहूंगा, जहां पर मेरिट होती है, जहां पर आपको जरूरत पड़ती है कि इस पोस्टिंग में या तो आप फेल होंगे या यहां पर आप फेल होंगे या फिर आप समस्याएं को पूरा पालेंगे, तब आपकी जरूरत पड़ती है आलोक लाल की, आमोद कंठ की, निर्मल जी की। वरना सामान्य पोस्टिंग में आलोक जी ने की एक बहुत ही संवेदनशील बिंदु पर अपना वक्तव्य दिया है कि सामान्यतः इसके आधार होते, मैं ये कह दूं कि हर जगह बिल्कुल हंकी डोरी है, रामराज्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ चीजें कहीं कम कहीं ज्यादा इतना तो होता है, लेकिन जहां मेरिट की बात आती, जहां मालूम पड़ता है कि अब संकट आया है, तो फिर ढूंढा जाता है कि आलोक जी कहां है, आमोद जी कहां है, निर्मल जी कहां है। अन्यथा आप बैकग्राउंड में रहेंगे और बैकग्राउंड में ही आपका पूरा कैरियर निपट जाएगा। बिल्कुल, बहुत अहम बात विक्रम जी आप कह रहे हैं। आमोद जी, पॉलिटिकल लीडरशिप अलग बात है, लेकिन जो पुलिस व्यवस्था है वो पुलिस लीडरशिप से चलती है। डीजीपी लीडर होता है राज्य पुलिस का। ऐसे में इस वक्त जब ये मामला सामने आया है तो डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया गया है, लेकिन ये अपने आप में ही विरोधाभास है कि जिस डीजीपी को ये सारे मामले सुलझाने चाहिए थे, चाहे वो प्रताड़ना का मामला हो, चाहे एसआई के भ्रष्टाचार का आरोप हो, ये दोनों मामले अगर डीजीपी स्तर पर होते या फिर उनकी मंशा होती तो वो सुलझ सकते थे, उसका रास्ता निकल सकता था और 2 जान हरियाणा पुलिस को नहीं गंवानी पड़ती। नहीं, देखिए, मैंने जैसा पहले भी कहा, मैं रिपीट करूंगा अपनी बात को कि चूंकि इस डीजीपी के खिलाफ एक मरने वाले आदमी ने, इतने सीनियर ऑफिसर ने, पूरन सिंह ने एलिगेशन डायरेक्ट लगाया और उस एलिगेशन को लोगों ने एक परसू किया और पॉलिटिकली डिसाइड किया गया कि डीजीपी वहां नहीं रह सकते हैं। तो ठीक है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना है क्योंकि एलिगेशन डायरेक्ट है। एक लंबे नोट में एलिगेशन लगाया गया डीजीपी के बारे में और एसपी जो वहां पे हैं, बिजानिया जो भी वहां एसपी हैं, उनके खिलाफ। तो इसलिए उनको इस सिस्टम से अलग करना, आप वहां से हटाएं ना हटाएं, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो डीजीपी के सुपरविजन में नहीं हो सकती है। मैं स्पष्ट कर दूं,
ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें ये इंटरेस्टेड होने की बात है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए डीजीपी के सुपरविजन में वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती थी। मान लीजिए फैसला करते कि इन्वेस्टिगेशन के लिए एक इंडिपेंडेंट टीम हो, को बहुत सीनियर ऑफिसर हो और आके इन्वेस्टिगेशन करे जो डीजीपी को रिपोर्ट ना करे, जाहिर है ऐसा संभव नहीं था। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं और मेरी बात से आलोक भी सहमत है, मेरी बात से विक्रम भी सहमत हैं कि सीबीआई को उसकी जांच देनी चाहिए, अदरवाइज हरियाणा पुलिस के अंदर यह संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है, देखिए और जो तमाम विचार हैं उन विचारों को छोड़ करके पहले ये एक ऑफेंस है, क्राइम है। दोनों ही केस में, संदीप लाठर के केस में, पूरन के केस में, दोनों के केस में जो अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, यानी क्या वो स्थितियां थी, क्या वो प्रेशर था, क्या वो बातें थी जिनकी वजह से सुसाइड इन्होंने कमिट किया, ये कानूनी पक्ष है, ये इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। इसकी जरूरत को पूरा करने की आवश्यकता है। वो तभी संभव है जबकि इन दोनों व्यक्तियों के पूरे सर्कमस्टांसेस को थॉरोली स्टडी किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। इन दोनों ने जो लिख करके दिया है उसको पूरी तरह से उसकी जांच की जाए। इनकी मृत्यु कैसे हुई, जो पहली बात है, ये सवाल भी किसी ने उठा दिया, उनकी मृत्यु कैसे हुई है वो पता किया जाए। कॉज ऑफ डेथ या सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ और सिचुएशंस एंड द रीजंस लीडिंग टू दिस काइंड ऑफ सुसाइड, ये इन्वेस्टिगेशन की अभी एकदम जरूरत है। पहले इन्वेस्टिगेशन की जाए। रही बात हरियाणा पुलिस की, ये जो बात ये मेरे मित्र विक्रम आलोक कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस में या पूरे पुलिस फोर्सेस में हर जगह जो जातीय समस्याएं हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जातीय समस्याएं खुल के सामने आ गई। ये बहुत गहरी बात है कि क्या है, व्हाट इज एलिंग द पुलिस फोर्स, व्हाट इज एलिंग द पॉलिटिकल लीडरशिप। इस इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, मैं समझता हूं, लेकिन वो एक तीसरी बात है। अभी फिलहाल जरूरत इस बात की है कि इन्वेस्टिगेशन हम करें और क्राइम कमिट किया गया है उसका पता करें, उसके कारण का पता करें और केस को आगे कोर्ट में डालें। इसलिए ये जो है अभी इसके प्रायोरिटीज को हमको क्लियर करना चाहिए। निर्मल तो वही के हैं शायद, तो वो बेहतर जानती होंगी कि वहाँ की क्या स्थिति है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हरियाणा में इस ढंग की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और इसको पता करना आवश्यक है। निर्मल जी, आपसे भी समझना चाहूंगी, क्या भ्रष्टाचार के अम्ब्रेला के नीचे ये जातिगत प्रताड़ना हुई, मानसिक भेदभाव हुआ, मानसिक प्रताड़ना हुई, टॉर्चर हुआ और दो जाने गई, तो जो बड़ा अम्ब्रेला है इस वक्त हरियाणा पुलिस का, वो भ्रष्टाचार का जो जाल है जिसके नीचे ये छोटे छोटे मामले आ रहे हैं और दो अधिकारियों ने अपनी जान दे दी है। देखिए, भ्रष्टाचार के अलावा जो संदीप ने जो सुसाइड नोट में लिखा है, उन्होंने उस आईपीएस पूरन पर महिला कांस्टेबल्स के यौन शोषण का भी आरोप लगाया, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का भी आरोप लगाया। वो भी एक इंडिपेंडेंटली उसकी जांच की जा सकती है और पता किया जा सकता है अगर महिलाओं ने में ऐसी कुछ बात है जो महिला कांस्टेबल्स हैं। और दूसरी बात, जो आपने भ्रष्टाचार और कास्ट का कनेक्शन, ये आपने बहुत लाजवाब बात कही है। कास्ट जो है एक प्रोटेक्शन ग्रुप है, भ्रष्टाचार जो है वो एक कास्ट के साथ जुड़ा रहता है। जो भ्रष्ट नेता है उसको भ्रष्ट अफसर प्रोटेक्ट करते हैं, जो भ्रष्ट अफसर है उनको भ्रष्ट नेता प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो लॉबीज है कास्ट की जो बनी हुई, और ये हमारे उत्तराखंड के डीजी साहब ने कहा, मतलब मेरे को बहुत खुशी हुई कि उत्तराखंड में उन्होंने जाति पाति नहीं देखी। मेरे को तो 40 साल 45 साल पहले मैं नौकरी में आई थी, मैंने तो पहले दिन से जाति ही देखी है। बिहार में हर जगह जाति ही देखी है। जाति की कास्ट लॉबीज बाकायदा एकदम फॉर्मली रिजिड लॉबीज हैं, जहाँ कांस्टेबल से लेके डीजी और वहाँ के मंत्री, और अगर मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री तक, मतलब वो सब इकट्ठे होते हैं एक जगह, दे पे ओबीसेंस टू देयर सीनियर्स। और कास्ट के बाकायदा ग्रुप्स होते हैं, जैसे क्षत्रिय महासभा होती है, उसी तरह पुलिस में भी हमने देखा था। हमारे एक, आप कह रहे हैं कि जाति पुलिस सिस्टम में हावी रहती है और उसको लेकर भेदभाव भी होता है। नॉट ओनली पुलिस सिस्टम में, नॉट ओनली पुलिस सिस्टम में, ठेकेदारी में भी, मतलब पूरी जो बंदरबाट है, पूरी जो करप्शन है, करप्शन में जाति जुड़ी हुई है, बिकॉज जाति एक प्रोटेक्शन ग्रुप की तरह काम करती है। बिल्कुल, उसका अम्ब्रेला भ्रष्टाचार है। एक आखिरी सवाल आलोक जी, बहुत छोटे में अगर मैं आपसे समझना चाहूं, आम जो दर्शक इस वक्त आप चारों को देख रहा है, आम दर्शक, हम जब आप सभी लोगों ने वो वर्दी पहनी होगी तो आपके लिए वही जाति होगी, वही धर्म होगा। ऐसे में अब ये जो तमाम मामले आए हैं और इससे जो आरोप लग रहा है, इससे हरियाणा पुलिस की जो वर्दी है वो दागदार हुई है। जरूरी है इस वक्त कि एक तरह से इसे साफ किया जाए, सब कुछ क्लीन हो, ताकि जो भरोसा है वो एक बार फिर लौटे पुलिस पर और पुलिस व्यवस्था पर। जी, एक पार्ट तो ये है कि जाति की वजह से कोई अपनी पोस्टिंग्स आदि में फायदा उठाए, एक तो वो है। दूसरा, जाति को लेकर वो अपने निर्णय ले,
यानी जो उसका प्रोफेशनल वर्क है उसमें भी जाति का प्रभाव आने दे, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट और गलत बात होती है। जी। मैंने आमतौर पर पाया है कि ऐसा नहीं होता है। हमारे पुलिस ऑफिसर्स जाति को लेकर किसी के साथ किसी क्रिमिनल के साथ हमदर्दी रखें, ऐसा मैंने देखा नहीं है। जी। लेकिन हाँ, पोस्टिंग, ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, ऐसी चीज़ों में जाति बीच में आ जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इन सब चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। जहाँ पारदर्शी काम होगा वहाँ पर सब लोग सुखी रहेंगे। जी, तो आप कह रहे हैं कि इस वक्त जाति जो है वो भ्रष्टाचार के अम्ब्रेला के नीचे रहती है और जिसको एक तरह से लॉबिंग की जाती है।